मित्रों नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। आज मैं प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना विभिन्न विद्वानों ने की है, उसके विषय में चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें, कृपा करें, जिससे हमारे लिए आशीर्वाद का काम करेगा। विभिन्न विद्वानों ने यह कहा है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य की चर्चा करते समय प्लेटो ने आदर्श राज्य को या आदर्श राज्य और समाज में अंतर नहीं किया है। जिस प्रकार राज्य को 3 वर्गों में विभाजित किया, उसी प्रकार समाज को भी उसने 3 वर्गों में विभाजित कर दिया। और यह स्पष्ट करना उचित नहीं समझा कि समाज और राज्य में एक महत्वपूर्ण अंतर है। मित्रों, संपूर्ण संसार एक समाज है और इस संसार में अनेकों राज्य व देश हैं। इस प्रकार से राज्य का अस्तित्व समाज में है, ऐसा विद्वानों का मानना है और वर्तमान में भी यही सत्य है। दो वर्गों के बीच टकराव। विद्वानों ने ये कहा कि जिस प्रकार उत्पादक वर्ग को किसी प्रकार की राजनीतिक शक्ति देने से प्लेटो मना करता है, इससे एक तरह से टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। वर्तमान काल में या इतिहास में माने कुछ समय पूर्व जाएं तो ऐसा जानने को मिलता है कि जिन वर्गों को राज्य द्वारा राजनीतिक शक्ति से वंचित रखा गया, उन वर्गों ने राज्य के खिलाफ क्रांति उत्पन्न की। फलतः राज्य को या राज्य में जो शासक वर्ग थे, उन्हें उनका जो उचित अधिकार था देने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। तो इस प्रकार से एक टकराव की स्थिति भी उत्पन्न होती है उत्पादक वर्ग और शासक वर्ग में राजनीतिक अधिकार के लिए। कार्ल पॉपर ने कहा कि जिस प्रकार प्लेटो ने राज्य की जनता को 3 वर्गों में विभाजित किया, इस प्रकार का कठोर विभाजन एक प्रकार के कठोर जातीय व्यवस्था जैसी सिद्ध हुई। एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग में स्थानांतरित नहीं हो सकते थे पेशा के आधार पर। अगर उनकी इच्छा हो जाए कि हमारा कार्य भी शासन करने का हो या सैनिक वर्ग में जाने का हो, या उस वर्ग से वो संबंधित नहीं है, तो वह इस कार्य में भाग नहीं ले सकता है। तो इस आधार पर कार्ल पॉपर ने कहा कि वर्गों के बीच मारे वर्ग विभाजन ऐसा कर दिया कि लोगों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई, जिसको पार करना असंभव हो गया, जिसका उल्लंघन करना असंभव हो गया। और ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्लेटो ने एक न्यायिक व्यवस्था की भी बात करता है। माने ऐसी कठोर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्लेटो एक न्याय व्यवस्था की भी मांग करता है कि एक न्याय व्यवस्था की व्यवस्था होनी चाहिए आदर्श राज्य में।
आदर्श राज्य में नियम और कानून का अभाव। प्लेटो ने कहा कि आदर्श राज्य वही होगा जिसके ऊपर दार्शनिकों का शासन होगा, और दार्शनिक जो होंगे निर्लिप्त बुद्धि, निस्वार्थ बुद्धि के स्वामी होंगे, अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा, उन पे किसी प्रकार का अंकुश नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का अंकुश स्थापित किया जाता है तो वे दार्शनिक शासक राज्य के लिए उपयोगी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस आधार पे बार्कर ने कहा कि प्रभुत्व निरंकुशतावाद, माने बार्कर ने प्लेटो की इस व्यवस्था को प्रभुत्व निरंकुशतावाद की संज्ञा बार्कर ने दी है। इतिहास में या इतिहास को देखा जाए तो इस प्रकार के शासक जिनके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं रहा है, वो जनता का दमन करने का कार्य किया है। चाहे वो फ्रांस का शासक लुई 14वां क्यों ना हो, जो अपन कहता था कि मैं ही राज्य हूं, उसका एक एक वाक्य, एक एक शब्द कानून के रूप में माना जाता था। अब उसी यूरोप में हिटलर व मुसोलिनी जैसे शासक भी हुए जो जनता पर कठोरता के साथ दमन किया, जिनके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। तो इस तरह से अगर निरंकुश शासन की बात प्लेटो कहता है तो निरंकुश शासक इसी तरह के हो सकते हैं, और उनके ऊपर किसी प्रकार का अंकुश न हो तो इसी तरह के कार्य कर सकते हैं जिससे समाज का शोषण हो सके, राज्य का शोषण हो सके। इस प्रकार के कार्य शासक वर्ग करते हैं। तो इसलिए बार्कर ने कहा है कि ऐसे शासक को प्रभुत्व निरंकुश कहा जा सकता है। और विद्वानों का कहना है कि आदर्श राज व्यक्तियों के विकास में बाधक क्या है। जिस प्रकार आदर्श राज की कल्पना प्लेटो ने करी, उस राज्य में जिस प्रकार लोगों को 3 वर्गों में विभाजित किया, सैनिक व शासक वर्ग के लिए परिवार का अंत कर दिया, पूंजी का अंत कर दिया, यानी संपत्ति का अंत कर दिया उनके लिए। तो इस आधार पर विद्वानों ने कहा है कि जिस राज्य में लोगों के लिए लोग से परिवार को वंचित कर दिया गया, यानी परिवार अब ऐसे लोगों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बाल्यकाल में ही जब बालपन का विकास न हो सके तो पूरे जीवन भर में उसका क्या विकास होगा। जिस प्रकार परिवार में बालकों का लालन पालन किया जाता है, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की जाती है, अच्छी आदतों का विकास किया जाता है, अगर परिवार नहीं होगा तो इस आदत का विकास ही नहीं होगा। जब इस आदत का विकास नहीं होगा तो वे अच्छे नागरिक कैसे बन पाएंगे। तो इस आधार पर विद्वानों ने कहा कि ये जो आदर्श राज्य है व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। अरस्तु ने भी कहा कि प्लेटो का साम्यवाद व्यक्ति के विकास में, व्यक्ति के प्रकृति के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, या व्यक्ति की प्रकृति प्रभावित होती है। परिवार जिस राज्य में ना हो, माने जिस शासक और सैनिक वर्ग के लिए प्लेटो ने कहा कि इनका परिवार नहीं होगा, इनकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, तो वही बात है। जिस प्रकार के लाभ जो हैं या जिस प्रकार के कार्य परिवार में किया जाता है, परिवार के न रहने से ये कार्य प्रभावित होते हैं। किस प्रकार
जीवन के शुरुआती क्षणों में विकास होना चाहिए वह अवरुद्ध हो जाता है। किस प्रकार अच्छी आदतों का विकास होना चाहिए बड़े जनों के साथ, वो भी अवरुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के विकास में यह बाधा है। और दूसरी बात तो यह है, व्यक्ति के पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी तो वह समाज के लिए कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकता, समाज के लिए योगदान नहीं दे सकता, वह किसी को सहयोग नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से यह कार्य करने से भी संपत्ति के अभाव में लोग वंचित हो जाएंगे इस आदर्श शासन या आदर्श राज्य की स्थापना होने से। रसेल ने कहा है कि प्लेटो का व्यक्तित्व का विकास एथेंस में उस समय हुआ जब एक राजनीतिक अस्थिरता कायम थी। माने किसी प्रकार के राजनीतिक स्थिरता थी ही नहीं, अस्थिरता थी, पतोन्मुख थी। एथेंस युद्ध में लिप्त था। तो इस स्थिति में राज्य के विषय में जो कल्पना करिए, उस राज्य में कला और ज्ञान का विकास कैसे हो उसकी चर्चा करना या उसकी चर्चा करने पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। और आलोचकों ने कहा है कि जिस प्रकार एथेंस में राजनीतिक अकाल था और युद्ध जैसी स्थिति थी, वर्तमान में उसको सुधारने के लिए प्लेटो के पास कोई उपाय नहीं था। और इस प्रकार के उपाय न होने के कारण ही प्लेटो ने एक काल्पनिक राज्य की कल्पना की। कार्ल पॉपर ने कहा है कि प्लेटो अपनी सोच के कारण संसार में स्वर्ग की स्थापना करना चाहता था। अपनी सोच के कारण तात्पर्य यह है कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की कल्पना की, आदर्श राज्य की जो विशेषताएं प्रकट की, आदर्श राज्य को जो 3 वर्गों में विभाजित किया, सैनिक व शासक वर्ग पर साम्यवाद आरोपित करने का कार्य किया, अपने इस कार्य से सोचा कि इस प्रकार की व्यवस्था होने से संसार में स्वर्ग जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, किंतु वह एक नरक ही स्थापित कर सका। ऐसा कार्ल पॉपर का कहना है। जिस राज्य को कठोरता से 3 वर्गों में बांट दिया जाए, एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग में सम्मिलित न हो सकें, पेशा के आधार पर उनके पेशा का हस्तांतरण न हो, अपने इच्छा के कार्य न कर सके, तो ऐसे राज्य तो नरक के समान ही है। जिस राज्य में परिवार का अंत कर दिया गया हो, व्यक्तिगत कोई संपत्ति न हो, तो ऐसे राज्य एक नरक के समान है, पॉपर का मानना है। अब प्रभाव, प्लेटो के आदर्श राज्य से प्रभावित होकर मध्यकाल में पादरी लोग अपने परिवार से दूर होकर के, परिवार को त्याग करके, संपत्ति को त्याग करके एक आदर्श शासक बनने की कोशिश की और एक आदर्श राज्य का निर्माण करने की कोशिश की। 1917 में
जब रूसी क्रांति हो गई, साम्यवाद की स्थापना हो गई, तो शुरुआती काल में वहाँ के शासक भी प्लेटो के सिद्धांत से प्रभावित होकर के एक अभिभावक के रूप में शासन करने का प्रयास किया। इस प्रकार से मित्रों, आज की चर्चा यहीं तक। आगे की चर्चा हम प्लेटो के आगे दिए गए सिद्धांतों के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे, जैसे फांसीवाद पर प्लेटो का क्या प्रभाव है, प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया है उसके विषय में चर्चा की जाएगी, और शिक्षा का सिद्धांत, जिस प्रकार रिपब्लिक में शिक्षा का सिद्धांत दिया गया है प्लेटो की ओर से, उसकी चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।